मेष राशि से ही। अब राशियां 12 होती हैं, जैसा आप सब लोग जानते हैं। राशियों का वर्गीकरण किया गया है उनके स्वभाव के आधार पर, गुण के आधार पर, तत्व के आधार पर, लिंग के आधार पर। और वह वर्गीकरण का, वैसे आप जितना भी बुक पढ़े, मैंने जो पढ़ा हुआ है, मैंने वैदिक का जितना नॉलेज लिया है, उस आधार पे मुझे लग रहा है कि कहीं भी एक जगह पे आपको क्लियर पूरी जानकारी राशियों के बारे में नहीं मिलेगी। वो 2-3-4 जगहों से इकट्ठा करना पड़ेगा। यदि आप खुद से ये एफर्ट करते हैं तब आप उसको एक साथ ला पाएंगे। हमने कोशिश किया है, वो सब आपको बता रहे हैं। और जहाँ आपको जो समस्या होगी उसे पूछिएगा, क्योंकि इसका हम यूज केपी पद्धति में करेंगे और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट उसके मिलेंगे। इसलिए इस बात को, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से सिर्फ समझने से आपको कुछ नहीं होगा। एक बार देखिएगा, फिर उस आधार पे आप नोट्स बनाइएगा। आइए हम अभी यहाँ समझते हैं, जो 12 राशियां हैं, इन राशियों को 2 भाग में बांटा गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी मैस्कुलिन, स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन। पुल्लिंग जो राशि है उसको हम धन राशि भी बोलते हैं, यानी पॉजिटिव साइन वाली धन राशि भी बोलते हैं। और इसी को सबल यानी बलवान राशि भी बोला जाता है। यानी पुल्लिंग राशि आप कहें, बलवान राशि कहें, या धन राशि कहें, धनात्मक राशि, उसे ये सभी एक ही राशि का जो वर्गीकरण है उसका नाम है। इसमें पहली राशि, तीसरी राशि, एक एक छोड़ के आगे बढ़ेंगे ऑड नंबर में, 1, 3, 5, 7, 9 और 11। जो ऑड नंबर में राशियां हैं वे पुल्लिंग में आएंगी। इन्हें आप पुल्लिंग राशि भी कह सकते हैं, या सबल राशि भी कह सकते हैं, यानी बलवान राशि भी कह सकते हैं, या इन्हें धनात्मक राशियां भी कह सकते हैं। सामान्यतः जो इनका गुण होता है, जो इनका नेचर होता है, वह क्या प्रदर्शित करता है? ऊर्जा को, आत्मविश्वास को, बल को, यानी पावर को, आपके कॉन्फिडेंस को, यानी जितनी पॉजिटिविटी वाली थिंग है वो सब ये पॉजिटिव राशियां प्रदर्शित करती हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण का दूसरा प्रकार है, जैसे हमने पुल्लिंग पढ़ लिया, तो दूसरा है स्त्रीलिंग, यानी अल्प बली, यानी कमजोर, बलहीन। और स्त्रीलिंग या ऋण यानी निगेटिव वाला। 1, 3, 5, 7, 9, 11 धन राशि था, धनात्मक। और ये 2 से जो स्टार्ट होगा यानी इवन नंबर वाली राशि, वो ऋणात्मक राशि होगी। ऋणात्मक राशि या अल्प बली राशि, या उसको कमजोर भी आप कह सकते हैं, या स्त्रीलिंग राशि। इसमें इवन नंबर यानी 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये स्त्रीलिंग राशियां होंगी। अब स्त्रीलिंग है तो इनमें आपको औरतों के तरह स्त्रियों जैसा नेचर, यानी कोमलता, स्नेह, साथ ही साथ एक प्रकार का मन में डर, कमजोरी। 8वीं राशि भी इसी में आती है, 6, 8 और 12 तीनों राशियां ये भी आती हैं इसमें। तो बीमारी, दुख, टेंशन, निगेटिव है। 12वां राशि भी आता है, इसलिए व्यय, खर्च, ये सब ये राशियां बताती हैं। ये दोनों वर्गीकरण से रिलेटेड कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं सर। तो सर जो इसमें बर्थ रहेगा वो मतलब वो राशि का भी उसके ऊपर फर्क आएगा, जैसे ये वाली अभी उसका एनालिसिस जो इफेक्ट करें। यूज हम बाद में समझेंगे। पहले आप जो वर्गीकरण हम बता रहे हैं, हाँ, क्लासिफिकेशन, वो समझ और गए। जो हाँ उनका जी। नेचर हम बता रहे हैं, इसको समझते चलिए।
क्योंकि कहीं ना कहीं यूज होगा तभी हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें यूज आपको जी जी मिलेगा। जी। पहले क्लासिफिकेशन जो नेचर वाइज हम पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड जो कहीं दिक्कत हो तो उसको पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। अब इसके बाद हम आते हैं अगला जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा। राशियां तो 12 ही हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन बदलता जाता है, उनका वर्गीकरण बदलता जाता है। अब जो आप एलिमेंट यानी तत्व के आधार पे जो वर्गीकरण देखेंगे, जैसे आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे, अग्नि तत्व की राशि होती है, पृथ्वी तत्व की राशि होती है, वायु तत्व की राशि होती है, और जल तत्व की राशि होती है। यानी तत्व के आधार पर, एलिमेंट के आधार पे हम कहें तो 4 राशियां होती हैं, 4 प्रकार की। अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व की राशि। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अग्नि तत्व राशि के लिए। तो जैसे ही इनका वर्गीकरण जब पहले में हमने 2 काइंड्स में किया था, 2 प्रकार में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो दोनों में 6 राशियां आ गई। तत्व के आधार पे 4 प्रकार हैं, 4 तत्व हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो इनमें प्रत्येक में 3-3 राशि आ जाएगी। अग्नि तत्वों में मेष राशि यानी 1 नंबर, सिंह राशि, ये सिंह वाला है, यानी 5 नंबर, और धनु राशि यानी 9 नंबर। तो जो मूल त्रिकोण राशि होता है, यानी लग्न, काल पुरुष की कुंडली से बात की जा रही है, काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न की कुंडली को बोलते हैं। तो 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि और 9 नंबर राशि, ये अग्नि तत्व राशि है। अब अग्नि तत्व में तो ये आते हैं, इनका तत्व अग्नि है, लेकिन इनके फिर नेचर पे जाएंगे तो थोड़ा अंतर मिलेगा। अब मेष राशि जो है, इसका स्वामी मंगल है। इसकी जो अग्नि है वो जलाने वाली है, कष्ट देने वाली है, पीड़ा देने वाली है। जो आर्मी पर्सनल हैं, जो आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी यानी डिफेंस में जो जॉब करते हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, उनका एक जो रूटीन होता है, जो डिसिप्लिन्ड लाइफ उनकी होती है, उनमें ये मंगल की प्रधानता होती है। यानी वो ऊर्जा को एक सही जगह पर यूटिलाइज किया जाता है, और वह यूटिलाइजेशन इतना आसान नहीं होता है। उनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि जिनको नहीं रुकना होता है, जो उतने पावर वाले नहीं होते हैं, वो ट्रेनिंग से भाग के चले आते हैं। यानी उन्हें एक सिस्टम में ढाल दिया जाता है। लेकिन जो उनके ऑफिसर होते हैं वो सूर्य प्रधान होते हैं, क्योंकि सूर्य का जो टेंडेंसी है, जो सूर्य की ऊर्जा है, वो डायरेक्शनल है, आपको निर्देशित करने वाली है, कंट्रोल करने वाली है। जबकि मंगल की है कि हम किसी भी प्रकार से उस काम को करें। मंगल के साथ जब प्लूटो का कॉम्बिनेशन आ जाता है, किसी भी प्रकार से प्रभावित कर देता है लग्न पे, तो जातक क्रिमिनल बन जाता है। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसमें आ गया तो हम बता दिए। कहीं ना कहीं ये प्लूटो और मंगल की दोनों की एनर्जी मिलके अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, जिसके कारण जातक क्रिमिनल माइंडेड हो जाता है। और वहीं हम मंगल की एनर्जी को जब हम कंट्रोल वे में ला देते हैं, तो वह अग्निशमन क्षेत्र में, या वो डिफेंस सेक्टर में, या इंजीनियरिंग सेक्टर में वे जातक चले जाते हैं, सफल हो जाते हैं। यहाँ पर राशि के आधार पे हम बात करें तो मंगल की जो गर्मी है वो दाह कारक है, यानी जलाने वाली है। सूर्य की जो गर्मी है वो जीवन के लिए आवश्यक है, जरूरी है। और 9 नंबर राशि जिसका स्वामी गुरु है, इसकी जो गर्मी है ये सुकून देने वाली है। जैसे एक नवजात बच्चे का जन्म होता है तो कहा जाता है कि माँ के शरीर के साथ
उसको सटा के रखा जाए। यानी माँ की शरीर की गर्मी बच्चे के जीवन को बचाने वाली है, और वहां एक जीवन मिलेगा, एक प्यार है, एक प्रेम है। यह आपको गुरु की गर्मी बताएगी। तो इस तरह से जो हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, इसमें सभी राशियां आएंगी। यानी अग्नि तत्व में 3 राशि आई, तीनों का अग्नि तत्व होते हुए भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। वैसे ही पृथ्वी तत्व होने के बावजूद भी उनमें डिफरेंस मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो आपने अग्नि तत्व की राशि के बारे में समझा, मेष राशि, इसकी गर्मी जलाने वाली, कष्टप्रद। सिंह राशि, इसकी गर्मी एक कंट्रोल्ड वे में, एक डिसिप्लिन जैसा, ये भी जीवन देने वाला है, लेकिन एक सामान्य स्थिति को बताता है। और 9 नंबर यानी गुरु, 9 नंबर राशि का स्वामी गुरु, इसकी गर्मी प्रेम देने वाला, स्नेह देने वाला। यही इन तीनों में बेसिक अंतर है। यहाँ तक समझ में आ रहा है या कोई दिक्कत? यस सर। चौहान जी बताइएगा, कोई समस्या होगी तो। हेलो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए। हाँ सर, ठीक है सर, बता दूंगा मैं आपको, कोई अगर प्रॉब्लम हुई तो। अब आते हैं हम पृथ्वी तत्व या भूमि तत्व। तो 2 नंबर यानी वृष राशि, टॉरस भी बोलते हैं, कन्या राशि और मकर राशि। यानी जो 1, 5 और 9 का था, एक एक बढ़ा दीजिए, 2, 6 और 10, 2, 6, 10 नंबर से याद रखिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। 159 अग्नि तत्व, 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व। अब 2 नंबर राशि का स्वामी शुक्र है, 6 नंबर राशि का स्वामी बुध है, और 10 नंबर राशि का स्वामी शनि है। ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी क्या है? स्टेबिलिटी है, यानी स्थिरता है। पृथ्वी के द्वारा, भूमि के द्वारा जीवन की उत्पत्ति भी होती है, और अपना जीवन टिका भी हुआ है, जीवन उसी पर निर्भर भी है। ये एक स्थिर विचारों को प्रकट करते हैं, यानी स्टेबिलिटी को प्रकट करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा अंतर को हम समझते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। इनका डिफरेंस ये है, यदि बात की जाए डिफरेंस का, तो जो 2 नंबर राशि है, इसका स्वामी शुक्र है। शुक्र से आप परिचित हैं। ये विलासिता है, सौंदर्य है, खूबसूरती है, अट्रैक्शन है। और यह अट्रैक्शन कहाँ मिलेगा? धरती की बात की जाए तो धरती में जो फूल होते हैं, रंग बिरंगे फल होते हैं, ये आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो धरती की ये खूबी, जहाँ फूल, फल, रंग बिरंगे, जहाँ सुंदरता आपको आकर्षित करे, ये वृष यानी 2 नंबर राशि की विशेषता हो गई। 6 नंबर राशि की बात की जाए तो 6 नंबर राशि हमारे शरीर में पेट के निचले हिस्से को बताती है। यानी खाना हम भोजन लेते हैं, भोजन भी मिट्टी से आता है। तो जो जीवन को प्रदान करने वाला भोजन जिस मिट्टी से आता है, वो 6 नंबर राशि की विशेषता हो गई। 10 नंबर शनि को बताता है। तो वैसी मिट्टी जो जैसे रेत है, पत्थर है, कंकड़ है, जहाँ काफी ज्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि शनि मेहनत के कारक है, परिश्रम के कारक है। तो उन मिट्टियों में आपको ज्यादा परिश्रम करना होगा। जहां आपको बालू दिखे, पथरीली भूमि दिखे, वहां मेहनत ज्यादा है और उपज कम है। तो यह 10 नंबर राशि बताएगा। यानी पृथ्वी तत्व होने के बाद भी तीनों में अंतर मिला। अगला हम बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वायु तत्व की राशि। तो 1, 5, 9 था, उसके बाद 2, 6, 10 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 3, 7 और 11।
3, 7 और 11, यानी मिथुन, तुला और कुंभ। मिथुन राशि बुध, मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बुध को युवराज भी कहा जाता है, राजाओं का राजकुमार, ग्रहों का राजकुमार है। तो इसका जो नेचर होगा वो घूमने वाला, विचरने वाला, जीवन में एकदम कल्पना शक्ति आएगी। जैसे इसको समझ लीजिए कि एक ऐसा युवा जिस पे कोई टेंशन नहीं हो, किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं हो, वह बेधड़क मनमौजी तरीके से घूम रहा है, विचर रहा है, विचरण कर रहा है, वह मिथुन राशि बताएगा। 7 नंबर राशि की बात की जाए, वैसे मिथुन राशि में जब आप देखेंगे तो बुध गणित का भी कारक है, भाषा का, लेखन का, कल्पना शक्ति का, इन सब का कारक है। तो मिथुन राशि ये भी कल्पनाशीलता देगा। जब आप बोलते हैं तो ये उसमें बाउंडेशंस और लिमिटेशंस नहीं होती है कि आपको क्या बोलना है, ऐसा तो होता नहीं है। बाउंडेशन से कहने का मतलब ये है, जैसे आप बोल रहे हैं तो वहां ये तो नहीं है कि एकदम 100 शब्द ही हम बोलेंगे, ऐसा होता नहीं। कल्पनाशीलता है, कल्पना शक्ति है, आपका एक्सप्रेशन है। कुछ विषय वस्तु पे आपको कहा गया कि यहाँ जाइए 5 मिनट बोलिए, हो सकता है 2 मिनट भी आप बोल पाए या 15 मिनट भी हो जाए। ये बुद्ध की क्वालिटी है। आप लिखते हैं, लेखनी, लेखन शैली, कुछ ऐसा टॉपिक है जो आपके दिमाग में आ गया, आपके मन को पसंद हो गया तो पेज पर पेज भरता जाएगा, और कुछ ऐसा है जो जानते हुए भी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये मिथुन राशि है। उसके बाद 7 नंबर जो तुला राशि है, यानी शुक्र की, तो शुक्र काल पुरुष की कुंडली में 7वें भाव में आता है। 7वां भाव बिजनेस, व्यापार का भी है। यानी ये जो कल्पना शक्ति होगी, ये किसके लिए होगी? व्यापार के लिए। पार्टनर्स का है, पार्टनरशिप का है, तो पार्टनरशिप के लिए। यानी एक तुलनात्मक ये कल्पना शक्ति होगी जो बेटरमेंट के लिए होगी। यानी जिस बारे में यह सोचेगा शुक्र, तुला राशि, वह कुछ न कुछ अच्छाई के लिए सोचेगा, कुछ न कुछ नया क्रिएटिविटी के लिए सोचेगा। क्योंकि शुक्र क्रिएटिव भी है, तो इसके सोचने में कुछ नयापन होगा, कुछ क्रिएटिविटी होगी, आर्ट से संबंधित है, कला से संबंधित है, तो कुछ न कुछ आर्टफुल आपको इसमें मिलेगा। बात इनकी की जाए 11 नंबर राशि की, तो इसका स्वामी शनि है। ये भी सोचेगा, इसमें भी कल्पना शक्ति है, लेकिन यह एकांत प्रिय है। अकेला सोचेगा, रहेगा, धीमी गति से काम करने वाला, लेकिन लगातार काम करने वाला। इसलिए इसकी कल्पना शक्ति से क्या मिलेगा? नए आविष्कार मिलेंगे। जो भी नए इन्वेंशंस आते हैं मशीनों के क्षेत्र में या किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी, वो सब इसकी सोच है। यानी अलग हट के सोचना, एकांत में सोचना, लगातार सोचना और उस पर कार्य करना। धीमी गति से ही, शनि चूंकि धीमी गति का ग्रह, तो इसकी कल्पनाशीलता बुध और शुक्र से अलग है। बुध की कल्पनाशीलता उतावलापन है, निर्भीक है, मनमौजी है। शुक्र का मन को मोहने वाला, एक बैलेंस्ड वे में, एक कलात्मक। जबकि शनि का कल्पनाशीलता कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी के लिए आविष्कार जो होते हैं, किसी भी प्रकार का खनन से क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वो देने वाला, और अकेला यानी और लगातार। शनि की प्रवृत्ति है अकेला रहना,
और लगातार सोचना, लगातार करना। इसमें हो सकता है अट्रैक्शन ना हो, आर्ट ना हो, लेकिन कुछ न कुछ ये नया देगा। इसके बाद वायु तत्व के बाद हम आते हैं जल तत्व में। जल तत्व में आता है 4 नंबर राशि, 8 नंबर राशि और 12 नंबर राशि। 4 का स्वामी चंद्र, 8 का मंगल, 12 का गुरु। 4 नंबर राशि जनरली ये चंद्र है। ये वैसे जल को बताता है जो स्वच्छ है, पीने लायक है, हम घर में जिसका प्रयोग करते हैं, यानी अच्छे जल समझ लीजिए। जल के सेंस में यहाँ पे कर्क राशि आएगा। अष्टम राशि जो 8 नंबर है, ये शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को बताता है, हमारे उत्सर्जन जो अंग हैं उनको बताता है, यानी वहां से जो विसर्जित होने वाले मल मूत्र हैं उसको ये बताएगा। 12 नंबर जो राशि है, बड़े बड़े नदी, समुद्र, झील, इनको 12 नंबर राशि बताएगी। बेसिक डिफरेंस यहाँ ये समझिए, 4 नंबर पीने का पानी, साफ पानी, उपयोग में आने वाला, ये 4 नंबर हुआ। 8 नंबर विसर्जित, अनुपयोगी, शरीर से उत्सर्जित होने वाले मलमूत्र, घर से निकलने वाली नाली, गटर। 12 नंबर राशि समुद्र, बड़ी नदी। इसलिए समुद्र यात्रा को जब हम विदेश यात्रा को जब देखते हैं तब भी हम 12वें भाव को कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको गुरु की राशि मीन राशि, 2 मछलियां आपको दिख भी रही हैं। इसमें आप देखेंगे मछलियां जल में ही रहती हैं, बड़े स्थान की जरूरत पड़ती है, तो सागर के नजदीक, समुद्र, बड़ी नदियों के नजदीक उनका जब बोध कराना होगा, वो प्रेडिक्टिव पार्ट में आपको मिलेगा, तो वहां पे ये मीन राशि आएगी। घर में जल का स्थान है, चापाकल है, ये आपको कर्क राशि से पता चलेगा। तो ये आपने राशियों का वर्गीकरण पढ़ा तत्व के आधार पर, एलिमेंट के आधार पर। अब इसमें कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं सर। नो सर। मनीष जी, चौहान जी, आप लोग भी विचार दे दीजिए। हेलो मनीष जी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। ये कुछ पूछना भी है? नहीं चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब राशियों का वर्गीकरण किया गया है जिसमें 3 भाग होते हैं, चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। चर राशि यानी चलने वाला, मूवेबल नहीं। स्थिर राशि, अब यहाँ पे चूंकि 3 काइंड्स हैं, चर, स्थिर और द्विस्वभाव, तो 3 इसमें काइंड्स जब आएंगे और राशियां 12 हैं, तो एक में 4 राशि। चर राशि में 1 नंबर राशि यानी मेष, 4 नंबर राशि यानी कर्क, 7 नंबर राशि यानी तुला और 10 नंबर राशि यानी मकर। 1, 4, 7, 10 ये चर राशियां हैं। 2, 5, 8, 11 ये स्थिर राशि है। 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव राशि है। नंबर से याद रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। 1, 4, 7, 10 स्थिर,
2 5 8 सॉरी 1 4 7 10 चर 2 5 8 11 स्थिर 3 6 9 12 द्विस्वभाव। अब जो चर राशियां होती हैं यानी 1 4 7 10 इनकी विशेषता क्या है? लगातार गति करना, लगातार चलते रहना, सफर करना यानी गतिशीलता। इनकी जो प्रमुख विशेषता क्या है? ये चलायमान होते हैं, गतिशील होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। इनकी जिंदगी में, इनके काम में आप रुकावट नहीं देखेंगे, स्थिरता नहीं देखेंगे, हमेशा परिवर्तन देखेंगे। परिवर्तन कब होगा? जब आप गति करेंगे, जब आप चलेंगे तो परिवर्तन मिलेगा। हमेशा कुछ नया करने वाला, नया चाहने वाला, परिवर्तनशील, यानी इसमें कहीं भी ये चलेंगे, गिरेंगे, फिर चलेंगे, मतलब रुकेंगे नहीं। इस एक लाइन से आपको चर राशि को समझना है। चलना, गिरना, फिर उठ के चलना, रुकना नहीं। स्थिर राशि की जब बात करेंगे 2 5 8 11, ये क्या होगा? स्टैटिक यानी स्थिरता। अब स्थिरता होगा तो इनमें थोड़ा सा गंभीरता भी आएगा और ये जल्दी परिवर्तन को पसंद नहीं करेंगे। ये डिटरमाइंड होंगे, हमने सोच लिया तो सोच लिया, करना है तो करना है। चर राशि वाले का क्या है? चलो तुमसे नहीं हुआ, ये छूट गया तो हम इस पे नहीं, हम आगे निकलेंगे। लेकिन स्थिर वाले क्या है? होगा क्यों नहीं, हम करेंगे। ये जो आप नेचर समझेंगे, ये जब हम लग्न की विशेषता बताते हैं, जनरली जैसे कुछ लग रहा होगा आप लोगों को कि मतलब हम राशियों को क्यों पढ़ रहे हैं, तो सामान्य रूप से ये समझ लीजिए कि जब राशियों, जो भी कुंडली के पहले भाव में राशि होती है वही हमारा लग्न बन जाता है। तो जब हम लग्न के आधार पे कुछ प्रेडिक्शन देते हैं जातक को, तो उसमें ये इनकी भी भूमिका होगी। इस आधार पे भी आप उनको बता सकते हैं। वैदिक ज्योतिष वाले लोग जो ज्योतिषी हैं वो बताते भी हैं। ये प्रारंभिक बात हुई, लेकिन केपी से हम कैसे रिलेट करेंगे आगे आपको पता चलेगा। स्थिर राशि जल्दी से परिवर्तन नहीं चाहते, उनके विचार परिवर्तनशील नहीं होते हैं, उनके विचार स्थिर होते हैं, उनके जो कार्य क्षेत्र होते हैं वे स्थिर होते हैं। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि यदि कोई जातक है और ये स्थिर राशि वाला है तो उसको आप ऐसा कोई काम सजेस्ट नहीं कीजिए जिसमें लगातार गति करता रहे। वैसे प्रेडिक्शन तो भावों के आधार पे है, लेकिन कुछ ना कुछ इनका इफेक्ट आपको मिलेगा, उसके नेचर में मिलेगा। और चर राशि वाला है, उसको बैठने वाला काम आप बता दीजिए तो फिर वह नहीं कर पाएगा। उसके प्रकृति के, उसके नेचर के सीधा उल्टा हो गया। अल्टीमेटली आप यहाँ राशियों के नेचर को पढ़ रहे हैं, और नेचर को आप जितना अच्छा से समझेंगे उतना आप अपने प्रेडिक्शन में एक धार दे पाएंगे। एक आपके लिए समझ लीजिए एक अस्त्रों का काम करेगा, अस्त्र शस्त्र का, आपके प्रेडिक्शन वाले तर्कस में ये तीर का काम करेगा। इसके बाद हम आते हैं द्विस्वभाव राशि जो 3 6 9 और 12 होता है। इनमें 50-50, जैसे कुछ आदमी मिलेंगे कभी हाँ कभी ना। इसमें बुध और गुरु की राशि आती है। 3 और 6 बुध हो गया, 9 और 12 गुरु हो गया। इसलिए कहीं आपको विवाह वाले टॉपिक में जब आप आएंगे तो मिलेगा 7वें का सबलॉर्ड यदि बुध हो, गुरु हो, तो क्या इफेक्ट होगा। 5वें पे सबसे आसानी से समझ लीजिए, 5वें का सबलॉर्ड जब बुध होता है तो मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं प्रेम संबंध में। गुरु होता है तो वही स्थिति मिलेगी। कहीं ना कहीं ऐसा क्यों है? क्योंकि ये द्विस्वभाव राशियों के स्वामी हैं, जो कभी हाँ कभी ना को बताएंगे। इन ये दोनों प्रकार में ये फिट हो सकते हैं।
कार्यक्षेत्र की बात करें तो चलने वाला भी काम जिसमें परिवर्तनशील है वो भी कर सकते हैं, जो रुकने वाला बैठने वाला है ये भी कर सकते हैं, इसमें इनको कोई समस्या नहीं दिखेगी। 1 4 7 10 चर, 2 5 8 11 स्थिर, 3 6 9 12 द्विस्वभाव यानी ड्यूअल साइन। यहाँ तक में कुछ पूछना है तो बताइए। एक चीज पूछनी थी। जैसे आपने बताया कि बुध या बृहस्पति 5वें घर में होते हैं तो मल्टीपल रिलेशंस होते हैं, तो घर में बुध नहीं, 5वें के सब लॉर्ड, 5वें के सब लॉर्ड अगर होते हैं दोनों। हाँ। ओके, और अगर ये वहां पे मतलब डिस्पोजिटर हो, वहां बैठे हुए हो, तो उस केस में नहीं होते। बैठे होते हैं तो फिर अलग अलग स्थिति हो जाती है। वो यहाँ पे कोई उसको भी देखना है, भाव के आधार पे जो जनरली प्रेडिक्शन होता है वो उस आधार पे पूरी तरह से सही नहीं होगा, जी। लेकिन फिर भी बहुत सी जगह पे आपको मिल जाएंगे। 5वें के सब लॉर्ड हो या सब लॉर्ड के स्टार लॉर्ड हो, तो ऐसी काफी संभावना है कि वो मिलेंगी। लेकिन सबसे बड़ी क्या है कि कुछ ऐसे केसेज हैं जहाँ पे क्लाइंट आप उससे बात मतलब मानेगा ही नहीं इस बात को। मतलब 5वें या 5वें और 7वें का सब लॉर्ड, जैसे मान लीजिए बुध हो गया दोनों का, तो उस केस में होगा मल्टीपल रिलेशंस। और 5वें और 7वें का अगर बृहस्पति हो गया तो उस केस में होगा मल्टीपल रिलेशन। हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक जो हम समझे राशियों का ये स्वभाव है। अब राशियों के स्वभाव का अभी जो हम तत्काल में आपको बताने जा रहे हैं कि हमने आपको क्यों बताया, इसका रीजन है अभी हम चौथे भाव को पढ़ेंगे और आप में से कोई भी चौथे भाव से संबंधित जैसे गाड़ियों का, मकान का कब खरीदा जाता है और कैसे हम देखते हैं प्रॉमिस, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है। तो इसलिए ही हम मेनली इस टॉपिक को स्टार्ट किए हैं और इस चौथे भाव का जब हम स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो इनका आपको दिख जाएगा। अब जैसे आइए, यहाँ तक में कुछ पूछना नहीं ना है, पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम फिर अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ें। नहीं सर, नहीं। चलिए, जैसे जनरली बहुत से ऐसे लोग आपके पास आएंगे जिनका प्रश्न होगा कि क्या हम गाड़ी खरीद सकते हैं, क्या हम घर खरीद सकते हैं, ऐसा लोगों का क्वेश्चन आपको जनरली मिलेगा। तो कब जातक घर खरीदता है, प्लॉट खरीदता है, कब जातक गाड़ियां खरीदता है, कब 2 व्हीलर खरीदता है, कब 4 व्हीलर खरीदता है, इसी के लिए हमने आपको राशियों को बताया है। आगे भी मिलेगा राशियों का जो नेचर है उसका यूज, लेकिन अभी जो हम यूज करेंगे प्रारंभिक तौर पे 4th हाउस को जब हम पढ़ेंगे इसी के लिए। अभी यहाँ इस कुंडली को देखिए, इसमें 4th हाउस के सब लॉर्ड को देखिए, क्या है? वीनस है, बुध, तो वीनस, हाँ। वीनस है ना 4th का सब लॉर्ड। तो शुक्र सबसे है। पहले यदि कोई आपसे पूछने आता है कि क्या मैं घर खरीद सकता हूँ या क्या मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, तो उसके लिए आपको चौथे भाव के सबलॉर्ड का अध्ययन करना होता है। चौथे का सबलॉर्ड क्या प्रॉमिस दे रहा है या नहीं। तो चौथे के सबलॉर्ड को हम देखेंगे वीनस को, तो ये क्या क्या बता रहा है। 7 8 12 बता रहा है, 2 और 5 बता रहा है, 3 4 और 12 बता रहा है। तो क्या बताइए, ये गाड़ी और घर खरीदने के प्रॉमिस को बता रहा है? सर दूसरा भाव संपत्ति का है और धन का है, और चौथा भाव इसी तरह से अचल संपत्तियों का है। तो हाँ, मतलब एक तरह से वैसे तो बता रहे हैं, पर 8 और 12 भी आ रहे हैं, तो
प्रॉब्लम्स तो आएंगी खरीदने हम में, हो इसमें सकता है दूसरे मिल जाए। भाव को नहीं लेते हैं, हम 4, 11 और 12 को लेते हैं। जब हम प्रॉमिस देखते हैं ठीक है सर। तो हमें देखना है 4, 11, 12। ठीक है, तो अभी सिर्फ ये देखिए क्या वीनस का संबंध 4 से, 11 से, 12 से बन रहा है। हाँ 4 और 12 से बन रहा 4 है। और 12 से बन 4 रहा और 12 से बन रहा है। इसका मतलब कि इनके कुंडली में गाड़ियों का और घर का यानी चौथा भाव संपत्ति का प्रॉमिस हो रहा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं सर। नहीं। ये पहला स्टेप हमारा पूरा हो जाता है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम सबलॉर्ड के साथ सबलॉर्ड के स्टार लॉर्ड को भी देखते हैं। वीनस का स्टार जुपिटर है ना, तो हम देखेंगे हाँ कि जी। क्या जुपिटर प्रॉमिस दे रहा है। जुपिटर भी दे देगा तब भी हो जाएगा। तो जुपिटर में जब आप आके देखेंगे तब भी आपको 4 और 12 मिल जाएगा, है ना। दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि इनकी जीवन में गाड़ी है, घर है। ठीक है, अब आते हैं कि अब पार्टिकुलर आपको जानना हो कि ये क्या खरीदेंगे, प्लॉट खरीदेंगे यानी घर खरीदेंगे या गाड़ी खरीदेंगे। मेरे पास एक कुंडली है जो हम आपको ग्रुप में उसका डिटेल्स डाल देंगे। उसने 70-75 हजार रुपए महीने सैलरी उठाया, लेकिन एक भी घर या फ्लैट लोन पर भी नहीं ले पाया, उतनी सैलरी होने के बाद भी। उसमें आप देखेंगे तो 4 का कनेक्शन एकदम बहुत कम एक प्लेनेट में है और वो सी लेवल का है, बाकी में नहीं है, किसी में नहीं है। और 3 नंबर पूरी तरह से स्ट्रांग है। चौथा घर का है, उसका 12वां भाव तीसरा एकदम स्ट्रांगली एक्टिवेट है। तो प्रॉमिस ही नहीं है। चौथे के सबलॉर्ड को हम देखेंगे तो उसमें प्रॉमिस ही नहीं आ रहा है, और घर से रिलेटेड मामला भी चल रहा है, झगड़ा भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉमिस देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ देखेंगे इस चार्ट में। हेलो, हाँ सर, एक बात पूछनी थी कि अपने अगर अपन सिर्फ चौथे भाव के सबलॉर्ड को देखेंगे या वहां पे एक बार लग्न के सबलॉर्ड को भी देखें, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। लग्न के सबलॉर्ड अब क्या है, महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन सब कुछ को तो नहीं बता पाएगा ना। अब 12वें भाव को तो नहीं देगा लग्न का सबलॉर्ड। वैसे भी यहाँ देखेंगे तो जो लग्न का सबलॉर्ड है वही 4th हाउस का भी सबलॉर्ड है। अच्छा हाँ, ठीक यहाँ है। तो खैर हाँ ठीक है, वो आपका बात सही है, क्वेश्चन मैं समझ रहा हूँ। लेकिन जनरली क्या होता है, लग्न के सबलॉर्ड का निगेटिव हाउसेस से कनेक्शन होता है तो जीवन में समस्याएं आती हैं। लेकिन पार्टिकुलर लग्न को देखना है, लग्न तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो भी इवेंट्स हैं उन सब का उसका प्रॉमिस देखना है। तो जो पार्टिकुलर उसका हाउस है तो उससे संबंधित हम उसको देखें तो ज्यादा बढ़िया है। वही रूल है। लग्न यदि बेनिफिशियल है, लग्न का यदि कनेक्शन बन रहा है तो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया और अच्छा हो गया आपके लिए। अब देखिए इस कुंडली में वीनस कहाँ पे बैठा है, कौन से साइन में बैठा हुआ है, दिख रहा है? हाँ। मतलब वीनस 3 नंबर साइन में बैठा हुआ है। हाँ सर, हाँ 3 में बैठ गया तो इसका मतलब ये ड्यूअल साइन है। तो गाड़ी भी होगा, घर भी होगा, होगा। अच्छा हाँ सर। चौहान जी बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो। सर गाड़ी, अगर हम गाड़ी देख रहे हैं तो उस केस में फिर मल्टीपल गाड़ियां भी तो हम सोच सकते हैं ना कि इसके पास मल्टीपल गाड़ियां होंगी, क्योंकि जैसे आपने बताया था कि बुध अगर इन्वॉल्व हो जाता है
तो वो मतलब मल्टीपल चीजें देता है वो वाली। अभी तो अभी तो हम उसको गाड़ियों बाद की में बात कर समझिए, रहे हैं। अभी आप सिंपली ये समझिए कि जो सबलॉर्ड जिसमें है, तो घर और गाड़ी अभी ये दोनों में पहले हम देख लेते हैं। दोनों में मिलेगा, ठीक है। तो इस आधार पे तो एक ड्यूअल साइन में आ गया, तो एक चल संपत्ति और अचल दोनों को बताएगा ना, मूवेबल और स्टैटिक दोनों हो गया। यही तो वीनस यदि हाँ, ये 2 नंबर में होता तो तो घर होता। स्टैटिक यानी घर को बताता, प्लॉट को बताता। हम्म, 1 नंबर में होता तो गाड़ी को बताता। ठीक है, समझ में आ रहा है यस सर। यस सर। या कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर जैसे आपने बताया कि वो 2 नंबर में वो प्लॉट खरीदता, तो 2 नंबर में वो फ्लैट क्यों नहीं खरीदता? अरे अब उसका हमने एक उसमें रूल, उस पे अपना रिसर्च कुछ किया हुआ है, लेकिन काफी कुंडलियों पे चेक करना होगा। जब ये ज्योतिष जब से आई हुई है उस टाइम कोई वो कल्चर था नहीं फ्लैट का, डुप्लेक्स का। जैसे हमने शिक्षा का टॉपिक पढ़ा, तो शिक्षा के सैकड़ों ब्रांचेज हैं, लेकिन कुंडली में भाव 12 ही है। तो रिलेट तो आपको करना होगा। और सर प्लॉट और अगर दोनों को हम कहीं भी लेके तो जा नहीं सकते हैं, दोनों तो स्थिर ही हैं, स्टैटिक ही हैं। है तो स्टैटिक सर, क्योंकि वो मंगल के साथ अगर कनेक्टेड होंगे, क्योंकि मंगल तो भौम वाला वो हो गया ना, भूमि का। मंगल भूमि का कारक है, लेकिन अभी सबसे बड़ी चीजें अभी इसी में बहुत से ऐसे पॉइंट आएंगे, क्वेश्चन यही उठ जाएगा कि क्या जिसका शुक्र इस 2 नंबर राशि में होगा वो उसके पास गाड़ी नहीं होगी? नहीं, गाड़ी तो होगी सर। फिर मतलब कैसे होगी ये भी तो क्वेश्चन अभी आगे आएगा ना, इसका भी आंसर मिलेगा। तो ये चीजें सिर्फ ऐसे आप नहीं कह सकते हैं कि ये मंगल का कारक है। मंगल का कनेक्शन होना चाहिए जब भी हम घर खरीद रहे हो, वो चाहे कुंडली में सबलॉर्ड के आधार पे हो, नक्षत्र के आधार पे हो, गोचर के आधार पे हो। इवेंट का जब प्रॉमिस हो गया तो फिर किसी भी प्रकार से कनेक्शन बन जाए, काम हो जाए। कृष्णमूर्ति पद्धति की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि 2 स्तर पे हम देखते हैं कि क्या इनके किस्मत में यह घटना है, तो फिर अब उसके बाद होने के लिए वो कुंडली के साथ साथ दशा अंतरदशा के साथ साथ गोचर में भी उसका कनेक्शन आ जाएगा, हो जाएगा। जहां तक रही बात घर और फ्लैट का, वो भी हम आगे आएंगे। उसको अभी फ्लैट वाले को कई कुंडलियों पे चेक करना होगा, तो पता चलेगा कि हाँ रूल ये ऑथेंटिक है या नहीं है। लेकिन जहां तक बात है, घर है, फ्लैट है, प्लॉट है, ये तीनों अचल है यानी स्टैटिक है, स्थिर है। तो हम स्थिर राशि से देखेंगे। घर में भी घर का कारक शुक्र होता है, कोई महल बनवाए तो वहां कहीं ना कहीं जब तक शुक्र इन्वॉल्व नहीं होगा तो किसी का महल बनेगा? नहीं। कभी नहीं बनेगा। सरकारी घर मिलता है लोगों को, सरकारी गवर्नमेंट क्वार्टर मिलता है लीज पे, शुक्र इन्वॉल्व नहीं होगा तो मिलेगा नहीं। तो ये चीजें डिफेंस में है, आपको मिलता है, मंगल का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। सफाई कर्मी है, सफाई विभाग में है, यदि उसके थ्रू आपको घर मिला, गवर्नमेंट ने कोई स्कीम दे दिया लीज पर आइए, राहु जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा मिलेगा? तो नहीं। सर ये वो बोलिए। सर वो गवर्नमेंट फ्लैट वाला बता दीजिए, क्योंकि वो आपकी आवाज मिस हो गई थी इधर। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट के तरफ से जो मिलना है तो सूर्य का इन्वॉल्वमेंट होगा, गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। डिफेंस में है, मंगल कारक है, मंगल का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये आपको समय काल परिस्थिति के अनुसार इंटरप्रेट करना होगा, आप उससे रिलेट करेंगे, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे सब कुछ को यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है। उस तरह से एक एक पॉइंट को तब पता चलेगा, कोर्स हो जाएगा 5 बरस का। 5 साल में एक पॉइंट सीखते रहेंगे और आप सोचेंगे कि हम सब याद कर लें और उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। अभी चलिए हम अपने पिछले पॉइंट पे आते हैं, हम अपने थोड़ा सा ट्रैक से हम लोग भटक गए। यहाँ हमें ये देखना है 4th हाउस का सबलॉर्ड ड्यूअल साइन में है
तो घर और गाड़ी दोनों का प्रॉमिस है, आएगा। स्थिर राशि में है तो प्लॉट और घर का हो गया। चलने वाली राशि में, चर राशि में है तो गाड़ी का हो गया। ठीक है, या कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक बताइए। सही है सर। चलिए, अब क्या होगा, गाड़ी में भी 2 व्हीलर्स है एंड 4 व्हीलर्स है ना? जी। तो अब इसमें भी देखिए, पता चल जाए। चर राशि है तो 4 पहिए गाड़ी को बताएगा। द्विस्वभाव राशि है तो 2 पहिया गाड़ी को बताएगा। अब पता चले 10 चक्का वाला ट्रक है, तब कौन है ऐसा राशि? भी लोग खरीदते हैं ना, बस लेते हैं, बस में 6 चक्का है, तब वो कौन से राशि में आएगा? अरे सिंपली चर राशि में आएगा, उतना क्यों दिमाग लगा? बिल्कुल सर, नहीं चलने वाली चीज है ना, तो चर राशि में आएगा। हाँ। अब सब कुछ का आप सोचिएगा कि हूबहू किताब में नोट्स दे दिया जाए ऐसे कि हम उसको रट ले आए, सेम टू सेम कुंडली पे अप्लाई हो जाए, ऐसे नहीं होता है। सर कार का कैसे बताया? कार का बताएंगे प्लीज। मतलब जो 4 व्हीलर है हाँ जी। चर राशि में, जो 2 व्हीलर है वो ड्यूअल साइन वाली राशि में। लेकिन अब किसी का क्वेश्चन हो जाए कि 10 चक्का ट्रक उनको खरीदना है, 12 चक्के का ट्रक होता है ना, तो अब इस स्थिति में बताइए, तब तो कोई राशि ही नहीं बच रही है। तो सिंपली चलने वाली राशि है तो चर राशि हो या ड्यूअल राशि हो, दोनों का कनेक्शन होगा, दोनों में कोई हो, क्योंकि चर राशि है तब भी चलने वाली ही वस्तु को बताएगी, और द्विस्वभाव है तो उसका भी तो गुण है ना कि चलने वाली चीज को बताए। पहले ट्रेन नहीं बिकता था, अब ट्रेन भी बिक रहा है। अब कोई आपका मान लीजिए क्लाइंट को जानता थोड़ी है, आपका कोई ऐसा क्लाइंट हो जो ट्रेन खरीदने की हैसियत रखता हो, वो आपके पास आ जाएगी, हम बोली डाले हुए हैं, बताइए टेंडर में हम ट्रेन खरीद पाएंगे कि नहीं? स्टेशन बिक रहा है, एयरपोर्ट बिक रहा है। अब बताइए, अब एयरपोर्ट किसी को खरीदना हो तब कैसे देखेंगे? यहाँ तो हम घर तक में रह जा रहा है। एयरपोर्ट स्थिर भी है और साथ ही वायु तत्व राशि का भी कनेक्शन हो जाएगा। वैसा किसी का कुंडली मिले तब तो देखें कि एयरपोर्ट खरीदने वाला है। अडानी जी खरीद रहे हैं इंडिया में बहुत, तो अडानी की कुंडली मिले तो पता चले क्या वायु तत्व राशि का संबंध है। नहीं, अपनी जो आपका पावर है जजमेंट करने का, एक तर्क करने का, उसको अप्लाई करना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि ये भी तो चीजें हैं ना। और ऐसा पॉसिबल है हो जाए, कहीं कोई मिल जाए आपको, वो पूछे कि हम ट्रेन खरीद लेंगे कि नहीं, ट्रेन भी चलने वाली है, चल राशि है। सर उसने अगर पूछा कि मेरे को ट्रेन में खरीद सकता हूँ या नहीं, और उसमें पता लगे कि उसका संबंध तो जो है वो वाटर वाले साइन से है 4, 8, 12 में, तो फिर पानी क्या में चलने वाला मतलब ट्रेन थोड़ी उसको खरीदेगा। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, उसको फिर हम क्या बोल रहे हैं, शिप खरीदेंगे आप? अब ये चीजें क्या है कि अब यहाँ सबसे बड़ी चीज बात ये है कि ऐसा ना अभी तक आपको एग्जाम्पल कुंडली भी कहीं मिलेगा, आया ही नहीं सर। हाँ जी, आया नहीं नहीं। मिला ही नहीं सर, कोई भी नहीं मिला, लेकिन नहीं मिला। अपने दिमाग को आपको वहां तक ले जाना है। जैसे सोचिए, सिंपल बात है, अब ट्रेन का है, जो भी ट्रेनें चल रही है वो प्राइवेट ट्रेन है, प्राइवेट ट्रेन है, लग्जरियस ट्रेन है, कहीं ना कहीं शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होगा, शुक्र है तभी उसमें सभी लग्जरी है। ट्रेन है, चल रहा है, यानी चलने वाला साइन होगा, चर राशि होगा, मूवेबल साइन या ड्यूअल साइन भी हो सकता है। हवाई इसमें जहाज ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा कि इसका जो है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ट्रेन जो है वो दैट विल बिकम पब्लिक व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बन जाएगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मतलब उसका जैसे 7वें घर का या चौथे घर का जो है इन्वॉल्वमेंट भी दोनों का एक साथ में 7वें का होगा भी तभी। आएगा, क्योंकि वो बिजनेस पर्पज से खरीद रहा है ना, हाँ जी, बिजनेस ही है उसका, तो 7वें का भी तो इन्वॉल्वमेंट है। उसमें होगा ना सर उस हिसाब से फिर। हाँ हाँ, 7वें का भी है, क्योंकि वो अपने चढ़ने के लिए तो खरीद नहीं रहा है ट्रेन की, हम खुद घूमेंगे। हाँ, क्यों खुद तो चलेगा नहीं सर वो ट्रेन में, ट्रेन तो सीधी जो है सी बात है ना, तो पब्लिक 7वें का ट्रांसपोर्ट ही इन्वॉल्वमेंट बनेगी। होगा ही। हाँ जी। एरोप्लेन सर है, बोलिए।
हाँ, जैसे अभी अपन ने वो घर का देखा, घर के लिए प्रॉमिस या मकान वगैरह किसी के लिए भी, तो चौथे के सब लॉर्ड को अपन देख रहे हैं। तो चौथा हम अगर देखते वो हैं जब वो चार आपके यूज ग्यारह के लिए हो। हाँ, 4, 11 और 12 अगर वो भावों से दिखा रहा है तो अपन उसको प्रॉमिस को मानेंगे। हाँ। अब जैसा कि अपन ने देखा, अगर 4 और 12 को दिखा रहा है तो बस वो घर के लिए खर्चा करेंगे, और 11वां तो इच्छा पूर्ति के लिए है ही। तो चौथा, अगर उसमें सिर्फ 11 और 12वां भाव ही आ रहा है, हाँ, तब भी हो जाएगा। तो ऐसे में बस वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो खर्चा करेंगे, इस तरह से अपन देख सकते हैं। नहीं नहीं, मतलब घर तो खरीद नहीं लेगा ना, 4, 11, 12 तीनों में से कोई एक आ जाए ना तो खरीद लेगा। अच्छा 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 प्रॉमिस हो गया। अच्छा। अब बाकी जिस टाइम में खरीदेगा वो महादशा अंतर और प्रत्यंतर बताएंगे ना। हाँ दशाएं बताएंगी कि वो दशाओं में क्या क्या एक्टिवेट है, कैसे है। अच्छा, ठीक ठीक है। है सर। अभी हम ठीक है। यहाँ रूल्स की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, नहीं बस तो वही इस सर। हिसाब से ठीक है, अगर अब इनमें से कोई लोग, एक भाव भी होता है तो भी प्रॉमिस हाँ नहीं। हाँ हाँ, 4, 11, 12 तीनों में से कोई एक हो जाएगा। ठीक है सर। लोग एरोप्लेन खरीदते हैं, मतलब प्राइवेट जेट खरीदते हैं अपने लिए, खुद के लिए है उनका। तो चौथे का ही सब लॉट बताएगा प्रॉमिस को, और वायु तत्व की राशि होगी, हवा में उड़ना है। शुक्र भी है, लग्जरी है उनका, नहीं। जी। और विदेश आना जाना भी है, तो कहीं ना कहीं आपको राहु भी विदेश यात्रा का कारक है, तो वो भी मिल जाएगा उसमें। हम्म कोई पानी वाला स्टीमर लोग अपना खरीदते हैं, हम्म नहीं लोगों का अपना वो क्या उसको बोलते हैं, वो कई लोग पार्टी वगैरह करने जाते हैं, क्रूज, क्रूज। क्रूज बोलते हैं। किसी का अपना पर्सनल रहा, प्राइवेट रहा, तो चौथे से देखेंगे। कुछ वो बिजनेस पर्पज से भी लोग खरीदते हैं, तो वहां 7वें से भी देखेंगे। बिजनेस पर्पज है ना, तो 7th जी हाउस सर। आ गया। और जल तत्व की राशि हो जाएगी। जनरली क्रूज तो छोटे वहां जल स्रोत में तो रहेगा नहीं, तो सामान्यतः ऐसा होगा कि या तो प्राइवेट अपना है तो चौथे भाव का साइन लॉर्ड या स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड किसी भी लेवल पे उसका कनेक्शन जुपिटर से या इस 12 नंबर राशि से बनना चाहिए, क्योंकि जो क्रूज होगा वो समुद्र में ही रहता है ना, या बड़ी बड़ी नदियों में। तो उस आधार पे हम देखेंगे। जी सर। 8 नंबर राशि गटर में तो उसको रखना नहीं है। नीलम जी बताइए, समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ सर, आ रहा है। नहीं नहीं सर, नहीं सर, सब समझ आ रहा है। तो तो इसलिए बस सोचना पड़ रहा है कि कितना वास्टली उसको सोचना है अब। हाँ। इतना तो पड़ेगा ना, आप जब एक एस्ट्रोलॉजर हैं जी जी तो इस स्थिति में जी सर। सोचना तो पड़ेगा आपको। और कहीं ना कहीं आप जब जितने ज्यादा हॉरोस्कोप मिले और आप उस पे करें, मतलब प्रैक्टिस करें, तो पता चलेगा कि हाँ क्या है, कैसे है, कितना अप्लाई हो रहा है। क्योंकि हमने जी कई सर। ऐसे केसेस पे काम किया जिसका हमने हॉरोस्कोप देखा ही नहीं है, जैसे ट्रेन खरीदने का आज तक वैसा कोई मिला नहीं, पता चले वो ट्रेन खरीदा है कि नहीं, क्रूज खरीदा है कि नहीं। नहीं, जी सर। थोड़ा सा और इसमें अब आगे हम बढ़ते हैं, इसको भी आप कोशिश कीजिएगा। चौथे का सबलॉर्ड यदि शनि हो, ठीक है, तो शनि जब होगा तो जातक जनरली गाड़ी खरीदता है और खुद ही चलाता है, ड्राइवर नहीं रखता है। अब यहाँ चौथे का सबलॉर्ड भी शनि हो सकता है, या सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड भी शनि हो सकता है। तो इस स्थिति में जातक जो गाड़ी खरीदेगा तो ज्यादा महंगा गाड़ी नहीं खरीदेगा, गाड़ी खुद ड्राइव करेगा। शुक्र से कनेक्शन बना तो महंगी गाड़ी खरीदेगा, लग्जरियस खरीदेगा। बुध होगा तो बीच का सोचेगा कि कैसे हो कि थोड़ा अच्छा भी हो जाए, पैसे भी बच जाए। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इस हाँ। प्रकार से आप मतलब रिलेट करें। यदि मान लीजिए चौथे का सबलॉर्ड सूर्य हो,
या बुध हो और उसका स्टार लॉर्ड सूर्य हो, कहीं सूर्य से संबंध बन जाए। तो बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो गाड़ी खरीद के और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में दे देते हैं भाड़े पे चलाने के लिए। 4 व्हीलर गाड़ियां चलती है ना बैंकों में या दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट में, टेंडर हाँ लिया हाँ, जाता है बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पे। हम्म, तो जिस प्रकार का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, जनरली सूर्य और चंद्र तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रिलेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बाकी और सूक्ष्म स्तर पे जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट है तो सूर्य बताता है, राज्य सरकार का है तो चंद्र बताता है, जल संसाधन विभाग है तो चंद्र बताएगा, डिफेंस का है तो मंगल बताएगा, बैंक का है तो बुध बताएगा, शिक्षण संस्थान है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है तो जुपिटर बताएगा। समझ में आ रहा है ना, रिलेट कर पा रहे हैं आप जी लोग या सर, नहीं? जी सर। जी हाँ। जी सर, बिल्कुल। सर ऐसे केस में तो फिर 11th जो है वो भी इन्वॉल्व होना चाहिए ना, क्योंकि जो व्हीकल वो खरीद रहा है उस व्हीकल से उसको गेन्स भी हो रहे हैं। वो तो अब दशा में हम देखेंगे ना कि गेंस होगा कि नहीं होगा। नहीं, वो तो अब अभी जैसे अभी जैसे तो हम आपने यहाँ ये देख रहे हैं कि ये गाड़ी खरीदेगा, हम चौथे भाव का ही अभी पूरा अध्ययन कर रहे हैं। नहीं, अभी ये जब जैसे हम हाँ आप बता रहे हैं कि वो कोई मतलब खरीदता है, खरीदने के बाद वो गाड़ी जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लगा देता है, किराए पे चलाता है, तो उस केस में तो वो ये तभी हमने हो। कहाँ कहा कि चलाता है तो लाभ ही कमाता नहीं है। देखिए आप फिर यहीं पे इस डिफरेंस को समझिए, अपने से कुछ भी रिलेट नहीं कर लेना। गाड़ी चलवाना और गाड़ी से लाभ प्राप्त करना। मेरी जानकारी के एक आदमी है लेकिन उसके पास होरोस्कोप नहीं है, इसलिए हमने उस पर देख नहीं पाया। उसने एक गाड़ी खरीदा, गाड़ी को बैंक में लगा भी दिया और गाड़ी चलने के 10 दिन चली होगी, उसके बाद उसके गाड़ी का इंजन सीज हो गया। अब इंजन सीज हो गया, उसमें एक बार कहीं जा रहा था, बस जो रास्ते में जगह जगह ब्रेकर होते हैं उसी ब्रेकर के कारण बस कुछ ऐसा हुआ कि मोबिल पूरा लीक हो गया, इसको पता नहीं चला और इंजन सीज हो गया। और 1.5 लाख या कितने रुपए उसको लगाने पड़े, या 2 लाख, मतलब 1.5 लाख से ऊपर ही था। तब यहाँ तो उसको लॉस ही हो गया ना। तो ये चीजें अलग है। जैसे हमने आपको बताया था पहले कि बिजनेस होना या शादी होना और उससे सुख मिलना, ये दोनों अलग अलग घटना है। अलग बात ये है। हमने कहाँ कहा कि चौथा भाव के प्रॉमिस में आप ये देखिए कि गाड़ी खरीदेगा उससे सुख मिलेगा। लोग गाड़ी नहीं नहीं, खरीदते हैं, मैं एक्सीडेंट हो जाता मैं है। इसमें वो नहीं कह रहा सर कि आपने कहा, मैंने मतलब कहना यही था जो आप बता रहे हैं, तो मैंने वो बोला जिस दूसरे तरीके टाइम में से। आपके पास आएगा ना, जिस टाइम में आएगा आपके पास पूछने के लिए, उस टाइम की दशा अंतरदशा हम देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमारा डिसीजन होता है वो दशाओं को देख के ही होगा ना। हाँ जी। ग्रह कितना भी बढ़िया सब प्रॉमिस हो रहा हो और दशाओं का संबंध 5, 8, 12 और 6, 8, 12 से हो, तो आप क्या उसको बताएंगे कि हाँ ये कर लो? नहीं। क्योंकि दशाएं अपना रिजल्ट देती है ना, तो वो तो उस पे चला जाएगा। जैसे जैसे जो दशा आएगी उस हिसाब से हम करेंगे। अभी जैसे किसी की सिंपली आपने मान लीजिए 2, 6, 10, 11 उसकी दशाएं बता रही हैं, अब वो आदमी आए कुछ भी पूछे 2, 6, 10, 11 है, धन देना ही है, करो जो काम करना है करो, कोई इशू नहीं है, अल्टीमेटली धन आएगा ही। लेकिन सपोज कीजिए जैसे ही दशा चेंज हुई और वहाँ 5, 8, 12 आ गया, तब क्या एडवाइस करेंगे? जितना है उसको बचा ले जाओ, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात है। अब जैसे यहीं पे देखिए ना, इसी में राहु में देखिए, राहु क्या सिग्निफाई कर रहा है? 5, 7, 8, 12 को बता रहा है। तो 5, 7, 8, 12 बता रहा है। बताइए, मान लीजिए अभी इसकी मून की दशा है, मून 8, 9, 11 है, अच्छा है, 11 से संपर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्स में 1, 6, 8, 11 है। अब मान लीजिए जैसे ही इसके बाद अब चेंज हो के राहु आ जाए तो क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे उसको कि जितना है उसको बचा लो, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। 5, 8, 12 बर्बाद कर देगा, दिवालिया कर देगा, बदनामी होगी, ये सब तो अलग है। तो जो फाइनल रिजल्ट होता है वो तो हम दशा को देख के बताते हैं। समझ में आ रहा है ना बात? हेलो? हाँ सर। हाँ सर। चौहान जी बताइए। मैं भी उन्हीं के। हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है सर।
जो फाइनल आगे। कंफर्मेशन है वो दशाओं के आधार पे होगा। हाँ जी। अभी हम भावों के आधार पे देख रहे हैं कि भाव क्या कहेगा, कैसे क्या रिजल्ट देगा, इस आधार पे। जैसे मान लीजिए 10 साल 15 साल के बच्चे की कुंडली हो और आप देख रहे हैं, तो जैसे जनरली हम देखते हैं तो जो है लग्न का हम अध्ययन करते हैं तो उसके नेचर के बारे में, उसके हेल्थ, बाकी चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। 4, 5, 9, 11 उसके एजुकेशन के साथ कैरियर के बारे में बताता है। तो ऐसे इस तरह से हम चौथे भाव का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग आएंगे आपके पास जनरली शादी के लिए, लड़की वाले लड़के की कुंडली लेके आते हैं तो पूछते हैं कि थोड़ा लड़के की कुंडली देख के और आप बताइए कि क्या ये घर वगैरह खरीद पाएगा, गाड़ी होगा अपना, आगे का लाइफ कैसा होगा। तो कैसा होगा तो इस स्थिति में आगे प्रॉमिस है, और ऐसा तो किसी का लाइफ आपको नहीं मिलेगा कि वो एक जैसा रह जाए। महादशा अंतरदशा बदलेगा, लाइफ में उतार चढ़ाव आना ही आना है। और पूरी महादशा का आप अभी कैसे बता सकते हैं, कभी नहीं बता सकते। और किसी की भी आप कुंडली बनाइए भी, जनरली लोगों का क्वेश्चन होता है कि आप पूरा संपूर्ण कुंडली कितने में बना देंगे, कभी बनेगा। एक भाव का विश्लेषण करना है, प्लस दशाओं के आधार पे कीजिए, उसमें अंतरदशा, उसी में एक किताब बन जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपली आप जो प्रेजेंट महादशा चल रही है उतने के बारे में जो जानकारी लेना है ले लो, 10 साल 15 साल। वैसे भी साल में एक बार कम से कम एस्ट्रोलॉजर से मिलना चाहिए कि पता चले क्या पॉजिटिविटी है, क्या निगेटिविटी है, क्या उपाय करने हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे अरे पैसे बनाने के लिए एडवाइस दे रहे हैं, तो लोग क्या सोचेंगे, उनकी समस्या है। सर ऐसे में जैसे कोई आता है तो पूछता है कौन से कलर की गाड़ी खरीदे। हाँ चलिए, ये आपका क्वेश्चन सही है। अब कलर को जब हम देखेंगे ना, तो कलर में क्या है, जनरली जैसे मान लीजिए चंद्र है, व्हाइट को बताता है, शुक्र भी व्हाइट को बताता है, दूध जैसा कलर चंद्र का होता है और दही जैसा कलर शुक्र का होता है, ठीक है। बुध का हम लेंगे तो ग्रीन होगा। वैसे कलर का हम सेट देखेंगे तो 65,000 से ज्यादा कलर के सेट होते हैं, लेकिन हमें 9 ग्रहों से ही ना रिलेट करना है, मुख्य जो 9 कलर होते हैं। तो इस आधार पे हम ग्रहों का सिग्निफिकेशन देखेंगे कि कौन से जो ग्रह हैं, जैसे यहाँ से हम आ जाएंगे और देख लेंगे, इस लेवल पे कम से कम अवश्य देखेंगे कि हम वैसे प्लेनेट के कलर को उनको सजेस्ट नहीं करें। जो गाड़ी यदि ले रहे हैं तो उसका कनेक्शन 4, 8, 12 से कम ना बनता हो, या 4, 8 से नहीं बनता हो। अब जैसे इसी कुंडली के आधार पे हमें देखना है, तो केतु का स्टार लॉर्ड राहु बना, इसमें 4, 8, 12 आ गया। वीनस आया तो वीनस का स्टार जुपिटर है, 2, 5 है, सब लॉर्ड लेवल पर 3, 4, 12 है, 8 नहीं है। तो कुछ लेवल तक इसको हम पॉजिटिव मान सकते हैं। सन आया 8, 11 है, मून में आएंगे तो यहाँ भी 8, 11 मिलेगा, मार्स में आएंगे तो 8, 11 मिलेगा, लेकिन सब लॉर्ड लेवल पर 7, 8, 12 हो जाएगा, यानी मार्स के कलर को हम छोड़ देंगे। राहु 7, 8, 12 मिलेगा, इसे छोड़ देंगे। जुपिटर में आएंगे तो कोई निगेटिव नंबर नहीं है, प्लेनेट से लेके सब लॉर्ड तक। सैटर्न में आएंगे तो फिर इसका सब लॉर्ड निगेटिव हो गया। मरकरी में आएंगे तो ये भी निगेटिव हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ सन और मून ये 2 अच्छे दिख रहे हैं, और वीनस में भी आ जाए तो प्लेनेट लेवल छोड़ दें तो स्टार और सब इसका भी अच्छा दिख रहा है। तो हम उसके बता सकते हैं कि व्हाइट है, रेड का शेड है व्हाइट का, मून भी व्हाइट ही बता रहे, तो व्हाइट भी ले सकते हो। और सन से रिलेटेड जो रेड में के शेड आते हैं रेड कलर में, वो ले सकते हो, रेड है, मैरून है। अच्छा सर ये सन और मून में तो 8 भी है, 12 भी है, 4 भी है, तो है, तो मतलब 11 नंबर जो स्टार लेवल पे आ रहा है तो बैलेंस कर दे रहा है हमें जो चीजें हैं। अब जैसे इस तरह से हम देखेंगे तो इसकी कुंडली में वैसा कंप्लीटली 100% कोई प्लेनेट नहीं है, हाँ जी। लेकिन जो है उसी आधार पे ना हम करेंगे। मतलब वैसे हम सीधा देखें कि एकदम कंप्लीट बढ़िया 4, 11 का सिग्निफाई करने वाला मिल जाए सब, तो कोई नहीं मिलेगा इसमें।
जुपिटर में आएंगे तो 8 नहीं है, लेकिन इसमें 11 भी नहीं है। तो मान लीजिए इसको भी आप बता सकते हैं। चलो ठीक है, ये भी कर सकते हो। यानी प्लेनेट लेवल पे 2 5 है, स्टार लेवल पे 9 है, और सब लॉर्ड लेवल पे 3 4 12 है। तो ये भी सही है। लेकिन एक के अलावा और भी आपसे ऑप्शन मांगे। आप गाड़ी लेना है तो येलो कलर में तो गाड़ी शायद आती नहीं है, कार वगैरह अच्छी। तो ये तो ऑप्शन सर उसे इसका छोड़ना ही होगा। इसका वो लाइट गोल्डन कलर मिलेगा ना सर जुपिटर में? मान लीजिए हाँ वही, अब उस कलर की गाड़ी ही जुपिटर नहीं का आती हो तो नहीं, क्या करेगा कोई? गोल्डन कलर में तो आती है सर, क्योंकि जुपिटर का मेटल तो गोल्ड हो जाता है ना सर। ठीक है, जो गाड़ी उसको लेना हो या बाइक वगैरह लेना हो हाँ उस जी। मॉडल में, उसमें ना हो। हाँ आप 2 3 ऑप्शन तो उससे बताएंगे ना, भले उसको यस लेना या यस। नहीं लेना हो। हाँ जी हाँ जी हाँ लेकिन जी। ऑप्शन अपने तरफ से तो इसी में से जो है प्रेजेंट, उस आधार पे हम देखेंगे, बताएंगे कि हाँ चलो ये तुम कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज, यदि आप महादशा या अंतरदशा वाले प्लेनेट का कुछ रेमेडी करवा रहे हो और वह यदि चलने वाला है, जैसे इसमें मून की महादशा चल रही है, तो सीधा मून का बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस आधार पे हम उसे सजेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। ये चार्ट हम देखेंगे, मेनली प्लेनेट का रिजल्ट स्टार देता है, तो इसका हम देख लेंगे। यहाँ से भी जब सपोर्ट हो जाए सब लॉर्ड से भी, तो उस प्लेनेट का कलर हम उसको रिकमेंड कर देंगे, ले लो। ठीक है। जी सर। जी सर। एक और पॉइंट समझिए, चौथा घर को भी बताता है ना। चौथे का सब लॉर्ड सूर्य यदि हो तो ज्यादा उम्मीद है जातक जो घर खरीदेगा। माने ये सब अब प्रॉमिस वगैरह इन सब के बाद की बात है, जो आपने हाँ। सब देख लिया। अब हम ये प्रेडिक्शन इस पे आ रहे हैं कि घर या जमीन जो वह खरीदेगा वो कहाँ होगा या कैसा होगा। तो चौथे का सबलॉर्ड यदि सूर्य हो तो ज्यादा संभावना है कि उसका घर कहाँ होगा या जो खरीदेगा, आसपास गवर्नमेंट ऑफिसेज हो सकती हैं। नहीं, सूर्य सिंह राशि का स्वामी है, सिंह राशि जंगल को, फॉरेस्ट को बताता है, तो हो सकता है आसपास पेड़ पौधे हों, वहां हो सकता है। गवर्नमेंट बॉडीज जो है वहां हो सकता है। जो सरकारी आवास क्वार्टर होते हैं उसके अगल बगल में हो सकता है। और सूर्य से आप उसके घर को भी देख सकते हैं कि ना ज्यादा बड़ा विशाल ना छोटा, एक मतलब स्वाभिमानी टाइप, एक ऐसा घर जिसमें मतलब अपनी आवश्यकता चल जाए, आवश्यकता की पूर्ति आदमी की हो जाए। चंद्र है तो आसपास कहीं जल क्षेत्र हो सकता है, गवर्नमेंट की बॉडीज भी वो बताता है, स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये भी पॉसिबल है कि वहां भी हो। नहीं, जी सर। आसपास में कोई नदी नहर तालाब या कोई भी जल स्रोत हो। बुध हो तो बुध क्या बताता है? पेड़ पौधे हरियाली को भी बताता है। बुध बिजनेस का भी कारक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि कमर्शियल प्लेसेस भी हो, कमर्शियल प्लेस। नहीं, गुरु है, शिक्षण संस्थान को, धार्मिक स्थल, इन सब को बताता है, उसके पास हो। अभी आगे हम प्लेस का समझ लेते हैं, फिर हम घर के टाइप पे आएंगे। तो वैसा हो। राहु हो तो ज्यादा पॉसिबल है कि जो आप घर या प्लॉट जहाँ ले रहे हैं वो लोकेशन आपको अच्छा ना लगे, नहीं लगने के बाद भी ऐसा जगह ही आपको लेके जाएगा जो लोकेशन आपको अच्छा नहीं हो। ऐसा मेरे केस में हुआ है। राहु की अंतर्दशा थी, राहु का स्टार मार्स था। अब जब प्रत्यंतर लेवल पे जब चेंजिंग आया तब एक अच्छी जगह पे रेलवे स्टेशन के पास मिला। बाकी अल्टीमेटली जहां हम जमीन देखते थे पता चलता था मतलब वहाँ रास्ते सही नहीं है, तो लोकेलिटी सही नहीं है, तो कचरा, तो ये मतलब पसंद ही नहीं आता था। वो अल्टीमेटली घुमा के आपको वहीं लेके जाएगा, उसी लोकेलिटी में। उसके बाद शनि हो तो शनि क्या है? परिश्रम करने वाला।
तो ये भी पॉसिबल है कि वहाँ मेहनत करने वाले लोग हों, कल कारखाने हों, उसका कारक भी है। तो उस आसपास में आपका प्लॉट हो। और कोई ग्रह बच रहा है? शुक्र है तो एक पॉश इलाके में हो, या ऐसे जगह पे हो जहां आप देखने से ही लगे कि एकदम स्टैंडर्ड है, डेवलपिंग है। मतलब मान लीजिए एक तो ऐसे जगह भी आप प्लॉट ले सकते हैं या घर ले सकते हैं, पैसा आपके पास रहा, वो तो पैसे पर डिपेंड करेगा कि पॉश इलाका में है। नहीं तो ऐसे जगह पे आप ले सकते हैं जो नई कॉलोनी बन रही हो, वहां जाते ही आपको प्लॉट एकदम अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसे कुछ ऐसे भी आप देखेंगे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं जो जब उसका प्लॉटिंग करते हैं तो अपने पैसा खर्च करके रास्ते को बनवा के कुछ फूल पत्ती ये सब लगा के बेचने से पहले कि जब कोई क्लाइंट देखने आए तो एकदम उसका अट्रैक्शन उस पे छा जाए। शुक्र ऐसे जगह पे ले जाएगा। कुछ ऐसे भी प्रॉपर्टी डीलर मिलेंगे जब राहु का समस्या हो तो पता चलेगा प्लॉटिंग हुआ है, अभी जमीन पे पानी लगा हुआ है, घुटना तक पानी है, कीचड़ है, वहां जाएंगे तो वैसे ही जगह वैसे ही प्रॉपर्टी डीलर से आपका कांटेक्ट होगा। घर कैसा होगा इस पे आए। शुक्र यदि है आलीशान घर होगा। वैसे ग्रहों के आधार पे प्रिडिक्शन पूरा नहीं है क्योंकि उस ग्रह का संबंध किन भावों से बन रहा है उसको भी देखना है, लेकिन यहाँ पे आपको नेचर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि शुक्र बना हुआ है तो घर आलीशान होगा, आलीशान नहीं होगा तब भी सजावट वाला होगा, बढ़िया से उसको वेल मेंटेन्ड घर को जातक रखेगा। उसकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार भले 1 BHK या 2 BHK फ्लैट ही क्यों ना हो, लेकिन अच्छे से मेंटेनेंस करके उसको रखेगा। समझ में आ रहा है? मतलब अट्रैक्टिव चीजें आपको मिलेंगी। वैसे ही सूर्य का हो तो सूर्य से संबंधित एक मतलब डिसिप्लिन्ड वे में जहाँ जो वस्तुएं ज्यादा आपको उसमें सजावट का और वस्तुएं नहीं मिलेंगी, लेकिन सब कुछ एक व्यवस्थित ढंग से मिलेगा। चंद्र रहे तो चंद्र की प्रधानता यानी व्हाइट कलर, ज्यादा संभावना है कि व्हाइट कलर के घर में कलर हो, पर्दे हो, एक्वेरियम हो, ये रखा हो, आपको मिल जाएगा। बुध हो तो बहुत से लोग घर में गार्डन बनाने का शौक होता है, पता चले अगल बगल में उन्होंने पूरा फ्लैट है तो गमले वगैरह रखे हैं, ग्रीन कलर का ज्यादा उनका अपना इफेक्ट है, फूल पत्ती का शौक है, ये उन्होंने रखा हुआ है। राहु केतु है तो ये भी पॉसिबल है कि राहु जब कनेक्ट होता है तो राहु ऐसे 2 नंबर की संपत्ति भी देता है। तो कुछ ऐसी एंटीक और कुछ मतलब अद्भुत चीजें भी आपको उस घर में दिख सकती हैं, या एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था भी दिख सकता है कि कुछ भी ढंग से सिस्टमेटिक वे में नहीं है, इधर उधर बिखरा हुआ है। केतु है टूटा फूटा है, प्लास्टर उखड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक में कुछ दिक्कत है तो बताइए। सर मंगल का? मंगल है तो मंगल से रिलेटेड, अब मंगल साहस का है, ऊर्जा का है, तो ये भी ज्यादा पॉसिबल उस घर के जो जातक होंगे उसमें रहने वाले लोग होंगे तो वो मंगल से संबंधित वस्तुओं को उसमें प्रधानता होगी, रखेंगे। आपका घर में लोग जिम वगैरह बनाते हैं, घर में पॉसिबल होगा आपको जिम मिल जाए, रेड या ऑरेंज कलर उनको अच्छा लगे, उस कलर की वस्तुएं आपको मिल जाए, वहां रखा हो। कुछ जो उनको अस्त्र शस्त्र या नुकीली वस्तुएं जो होती हैं उनका अपना शौक हो, वो उन्होंने घर में सजा के रखा हो। बहुत से घरों में आप जाएंगे जैसे तलवार होता है, ढाल होता है, ये सब लोग रखे रहते हैं घर में, वो रखी हो। ठीक है जी सर। वैसे लाल किताब में जब आएंगे ना तो सभी ग्रहों के आधार पे घर का कॉन्सेप्ट है, जैसे सूर्य का घर, मंगल का घर, चंद्र का घर, गुरु का घर। तो वो लाल किताब वास्तु का कॉन्सेप्ट है, लाल किताब मकान कुंडली का, कि घर की संरचना कैसी होगी। लेकिन उसके सभी पॉइंट आज के परिप्रेक्ष्य में मैच हो पाना मुश्किल है। पंडित रूपचंद जोशी जी ने जब लिखा था
तो उन्होंने गांव में जो स्थितियां थी, जो उन्होंने देखा था, उसके आधार पे वो सब लिखा हुआ है। आज की परिस्थिति से उसे रिलेट करना पड़ता है। तो रिलेट जब तक नहीं करेंगे तब तक मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उसी से रिलेटेड हमने इसमें आपको कुछ बातें बता दी हैं। पूरा नहीं है क्योंकि वो मकान कुंडली का कॉन्सेप्ट है और सब यहाँ आपको समझ में आएगा भी नहीं। फिर भी इतना जो हमने बताया है इसको भी आप फॉलो करेंगे तो बहुत सी नई बातें आपको इसमें मिल जाएंगी। अब इसका मेन है सबसे ज्यादा आप कितना अप्लाई करते हैं।